का गठन आज किया जा सकता है शाम 6 बजे। कैबिनेट एक्सपेंशन, जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम क्या होगी, इसको लेकर संभावित चेहरों पर और उन चेहरों पर जिनको खास करके फोन कॉल आ चुका है और दिल्ली बुलाया जा चुका है, वो सारे नाम लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। बड़ी खबर ये कि आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मोदी 2.0 का ये मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि 2019 में मोदी सरकार के गठन के बाद ये पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इसमें नए चेहरों को जगह दी जा रही है और जैसा कि रिपब्लिक भारत लगातार आपको बता रहा है, इसमें ओबीसी मंत्रियों का प्रतिनिधित्व, युवा चेहरों का प्रतिनिधित्व और खासकर जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि सरकार की औसत आयु भी कम हो, यानी युवाओं की ये सरकार हो, और किस तरह से टेक्नोक्रेट्स की सरकार हो, जिससे कि इस सरकार का कौशल बढ़े। हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास से अनुपमा झा हैं, हमारे साथ गृह मंत्री अमित शाह के आवास से हिमानी नैथानी है, हमारे साथ जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर से निधि वासंदानी जुड़ रही हैं, और साथ ही पशुपति पारस के घर से वो चेहरा जिन्होंने सबसे पहले एक तरह का कंफर्मेशन दिया कि उन्हें दिल्ली से कॉल आ गया है। पशुपति पारस के घर से रीमा प्रसाद हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं अनुपमा, क्योंकि पीएम आवास पर आप मौजूद हैं, और मुझे ये बताइए कि ये 2.0 का गठन, जैसा रिपब्लिक भारत लगातार बता रहा है, शाम 6 बजे आज होना है, लेकिन एक ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें युवा चेहरों का प्रतिनिधित्व होगा, ओबीसी चेहरों का प्रतिनिधित्व होगा। बिल्कुल सुचारिता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर किसको जो है मंत्री पद दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ओबीसी वर्ग पर ध्यान दिया जाएगा, युवा वर्ग पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए दो राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो इसको लेकर सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति है कि आखिर किसको जो है यहाँ पर मंत्री पद दिया जाएगा। अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने, और ये बात सच है कि वहां पर युवा और ओबीसी वर्ग पर खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ध्यान देना है, क्योंकि युवाओं को जो है हमेशा मौका देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए इस बार कहा गया है कि युवाओं को जो है मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। दूसरी तरफ देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जेडीयू ने कहा था कि हम 4 मंत्री के बिना जो है नहीं मानेंगे, वहां पर अभी रार बरकरार है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बार मान जाएंगे या नहीं? हालांकि कल नीतीश कुमार की तरफ से बयान दिया गया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अध्यक्ष जो है वो पार्टी के आप देख रहे हैं पूरा कामकाज कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन सुचारिता देखिए समझने की जरूरत है कि आज जब तमाम जो नेता है, जब उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, वो कौन कौन से नेता होंगे, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है, जिन्हें सोचा भी नहीं गया था कि क्या उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे नेता हैं जिनका कंफर्मेशन कहा जा रहा था, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, क्योंकि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में पूरी तरीके से जो है कामयाबी हासिल की थी। बिल्कुल, निधि के पास जा रही हूं, जेपी नड्डा के आवास पर हैं। जेपी नड्डा हिमाचल से आए निधि, और बहुत से लोगों से खुद उन्होंने संपर्क किया, और कई चेहरे जैसा कि अनुपमा बता रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ये लगभग तय है कि नए मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है सुचारिता। मैं इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के बाहर हूं, और देखिए आज हलचल इसलिए भी ज्यादा तेज है क्योंकि मोदी साल के दूसरे कार्यकाल के 2 साल बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जो हो रहा है, जिसकी उम्मीदों की किरण जागी है कि जो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, और जो चेहरे जिनकी उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 से उनकी उम्मीद लगाई जा रही थी, वो सामने आकर केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे। बड़ी बात यह कि फैक्टर्स जो काम करते हैं उसके मुताबिक एक तो ये कि एक मंत्री के पास कई सारे पोर्टफोलियोज है, तो थोड़ा भार करने की कम कोशिश होगी केंद्रीय कैबिनेट में। दूसरी बात यह कि आने वाले समय में चुनाव है, और उसमें सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जहां से 80 सांसद आते हैं और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी आती हैं। तो ऐसे में यूपी पर फोकस रहेगा, और आप जानती हैं कि यूपी में कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। तो ऐसे चेहरों को तरजीह दी जाएगी यूपी से, बिहार से, जहां पर जो कास्ट फैक्टर के तहत, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, या फिर दलीय समीकरण हो। जैसे अगर यूपी पे फोकस हो, जैसे कि आप कह रही थी सुचारिता, तो यूपी में सबसे बड़ा ब्राह्मण फेसेस आते हैं सामने, दलित फेसेस आते हैं, जैसा निधि आप रीता बहुगुणा जोशी हो, आपने रीता बहुगुणा जोशी का नाम लिया, निधि एक बार दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश से वो कौन से संभावित चेहरे हैं, उसके बाद हम जाएंगे रीमा के पास भी और हिमानी के पास, लेकिन उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि मोदी सरकार के पहली बार जब सरकार गठन हुआ उसमें मंत्री थी, अब मिर्जापुर से सांसद हैं और इस बार उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। और शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा के सांसद हैं और उन्हें भी इस सरकार में जगह दी जा सकती है। वरुण गांधी जो कि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं, पीलीभीत से सांसद हैं। मेनका गांधी अब सरकार में नहीं है, उनकी जगह वरुण गांधी को जगह दी जा सकती है। रीता बहुगुणा जोशी का नाम निधि ने लिया था, इलाहाबाद से सांसद है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और अब उन्हें प्रतिनिधित्व इस सरकार में दिया जा सकता है। रीता बहुगुणा जोशी का नाम अहम है। वहीं विनोद सोनकर जो कि कौशाम्बी से सांसद हैं। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश उनमें बहुत अहम है। रवि किशन जो कि योगी आदित्यनाथ के बाद गोरखपुर से सांसद बने और गोरखपुर के सांसद जो कि लगातार योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान भी देते रहे हैं, उनको सरकार में शामिल किया जा सकता है। जफर इस्लाम साहब राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और लगातार बीजेपी की नीतियों को लोगों के सामने रखते आए, उनको प्रतिनिधित्व उनका हो सकता है इस सरकार में। रामशंकर कठेरिया इटावा से सांसद हैं। ये वो संभावित चेहरे हैं, नाम है जो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन का खास तौर से ध्यान रखा गया है। हिमानी के पास मैं जा रही हूं। हिमानी, उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस राज्य से हो सकता है। अहम राज्य है, 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, विधानसभा के चुनाव अगले साल। बिल्कुल निश्चित रूप से सुचरिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो यूपी एक मेन फोकस है क्योंकि जैसा कि निधि भी यहाँ पर कह रही थी कि देखिए कास्ट फैक्टर जो यहाँ पर है, आप और किसी राज्य में उसको माने या ना माने, लेकिन यूपी और बिहार में आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि 2022 जो है वो एक मेन फोकस है और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा ये उसको ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा जो है, देखिए यहाँ पर ओबीसी, दलित और ब्राह्मण ये तीनों ही इक्वेशन काम आएगी, लेकिन ब्राह्मण में खासतौर पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो नाराज है। तो अब कैसे उसको साधा जाए, कैसे उसको मनाया जाए, ये भी हम यहां पर देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो, परशुराम की वो मूर्ति स्थापित करने की बात करते हैं तो मायावती भी कूद पड़ती है। तो अब ये जो नाराजगी है और ये जो तमाम चीजें शुरू हुई थी, इसको कहां ले जाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। हमने 2014 में देखा था कि मिनिमम गवर्नेंस के साथ आगे बढ़ी थी मोदी सरकार, जो कि 2017 में मैक्सिमम पहुंच गई थी। तो अब यहां पर देखना होगा क्योंकि यह माना जा रहा है कि ओबीसी की बल्ले बल्ले होने वाली है। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, आपने जातीय समीकरण की बात की, मैं एक बार बिहार के चेहरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार से कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं और बिहार के उन चेहरों पर एक नजर डाल लेते हैं। उसके बाद रीमा आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप पशुपति पारस के निवास पर हैं। ललन सिंह जेडीयू के नेता हैं और कहा यह जा रहा है कि जेडीयू ने इस बार सीधे सीधे, नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि उन्हें 5 मंत्री चाहिए। पिछली सरकार में 2019 में जब सरकार गठन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें ये सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, लेकिन इस बार जेडीयू का प्रतिनिधित्व होगा। इसको खुद आरसीपी सिंह भी कंफर्म कर चुके हैं और जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं जो सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। संतोष कुशवाहा भी जेडीयू के नेता हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन देखकर भी ये सरकार का गठन होगा, तो कुशवाहा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और जेडीयू का भी, उनको जगह दी जा सकती है। सुशील मोदी जिनको डेप्यूटी सीएम रहे हैं बिहार के और ये सीधे सीधे कहा गया कि जब सरकार गठन हुआ उनको वो पद नहीं दिया गया, लेकिन वो सेंटर में आएंगे यानी केंद्र में आएंगे, तब से कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं पशुपति पारस जो दलित वोट पर ध्यान रखते हुए और साथ ही एलजेपी का प्रतिनिधित्व, क्योंकि रामविलास पासवान इस सरकार का हिस्सा थे, उनके निधन के बाद वो जगह खाली है और इसीलिए मैं सीधे रीमा के पास जाती हूं। रीमा, पशुपति पारस सुर्खियों में रहे, हम सब जानते हैं एलजेपी के उस बंटवारे को लेकर, लेकिन खासकर कल से नए कुर्ते बनवाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई। वो मंत्री जिन्होंने एक तरह से कंफर्म कर दिया हाँ वो मंत्री बन रहे हैं। नया कुर्ता काम आता है कि नहीं, ये सबसे देखना दिलचस्प होगा। बिहार का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, बिहार पे फोकस करें, बिहार चुनावी प्रदेश नहीं है, लेकिन चुनावी प्रदेश से कम महत्वपूर्ण बिहार है भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अपना तेवर दिखा चुके थे कि एक पे तो हम मानने वाले नहीं है। तब से ये तकरार चल रही है और अब जो आखिर में बात पहुंची है वो 4 सीटों को लेकर बात पहुंची है। वो 4 सीटों में क्या वो एलजेपी के जो है अभी तो टूट पड़ी हुई है पार्टी में, पशुपति पारस किधर से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आज इस सस्पेंस से भी पर्दा हटना है
कि जेडीयू कोटे से वो जाते हैं या एलजेपी कोटे से जाते हैं। चिराग का अलग ही तेवर है कि अगर पशुपति पारस एलजेपी कोटे से जाते हैं तो मैं सीधे कोर्ट का रुख करूंगा। ये तमाम बातें हैं, लेकिन नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के कंधे पे सारी बातें डालते हैं कि आरसीपी सिंह जो कहेंगे वही होगा, उन्हीं को हमने तय करने के लिए बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार अभी भी अच्छे तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प अभी पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में अगर कोई पहलू है तो वो बिहार का ही है। बिहार का एंगल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तकरार बहुत दिनों से चली आ रही है। तो नीतीश कुमार अगर मान जाते हैं तो वहां सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं होगा बिहार में, क्योंकि ये बातें उस तरीके से ही आगे बढ़ती रही है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें सुचारिता, सिर्फ बिहार को छोड़कर और तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ये मंत्रिमंडल विस्तार आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा चेहरे होंगे, लेकिन समीकरण जो है वो सिर्फ चुनावी प्रदेश को लेकर सुचारिता बिल्कुल नहीं है। उन तमाम प्रदेशों को तरजीह दी जा रही है जहां के चेहरे वहां की राजनीति में चुनावी समीकरण। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उन राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है जहां चुनाव नहीं है अगले साल। लेकिन उन राज्यों में सहयोगी दल और खासकर जिस तरह का बीजेपी की एक तरह की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर है उसे देखते हुए प्रतिनिधित्व है। इसलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र में कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र से नारायण राणे कहा जा रहा है कैबिनेट में आ रहे हैं। राज्यसभा के सांसद हैं, शिवसेना छोड़कर बीजेपी में जब शामिल हुए थे और तब से कयास है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। प्रीतम मुंडे बीड से सांसद हैं और गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। युवा चेहरा, जो बार बार हम कह रहे हैं कि युवा चेहरों का प्रतिनिधित्व इस सरकार में होगा, प्रीतम मुंडे उन्हें लीड करेंगी, क्योंकि 38 साल की एमएस, डॉक्टर है पेशे से। वहीं हिना गावित नंदुरबार से सांसद, एक और युवा चेहरा इस मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है। कपिल पाटिल जो कि भिवंडी से सांसद हैं, ये वो संभावित चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। युवा चेहरे, खासकर ओबीसी चेहरे, इनका प्रतिनिधित्व इस सरकार को बढ़ाना है, क्योंकि वो जो अंत्योदय की विचारधारा है, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे, उसका संदेश देना जरूरी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ओबीसी प्रतिनिधिमंडल इस बार इस केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा होगा। अखिलेश राय भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो अंत्योदय की सोच है, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इसीलिए ओबीसी दावेदारी इस मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा होगी, ऐसे संकेत साफ मिले। बिल्कुल, ये संकेत साफ है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभव के लोगों को भी इसमें तवज्जो दी जाएगी। हम इस समय महाराष्ट्र के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के आवास पर खड़े हैं और यहाँ पे हम बता रहे हैं धीरे धीरे इनके कुछ परिचित भी आए हैं। गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ी हैं, लोग करीब करीब 6 से 7 लोग यहाँ इनसे मिलने आए हैं। लेकिन हम बता दें आपको कि नारायण राणे का नाम इसलिए भी अहम हो जाता है कि इस समय पूरी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जो बीजेपी की जंग महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कद्दावर नेताओं की बहुत जरूरत है और नारायण राणे इसमें एक बड़ा नाम है। नारायण राणे से कल जब वो दिल्ली आए उनसे एयरपोर्ट पे पूछा गया, हमने उससे पूछा तो उन्होंने सवालों से बचने की कोशिश की, कहा कि अगर इस तरह के कोई फोन कॉल्स आएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि आनंद फानन में जल्दीबाजी में उनको दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने ये कहकर बचने की कोशिश की कि हम तो संसद सत्र के लिए आए हैं, लेकिन जब हमने सवाल किया कि क्या 15 दिन पहले संसद सत्र के लिए इतनी जल्दी में आने की क्या जरूरत थी, तो वो हंसते हुए बचकर निकल गए। समझा जा सकता है कि नारायण राणे को इस समय महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में हंगामा चल रहा है, जिस तरह से पूरी शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी से देखिए नाम बहुत सारे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, इनमें से कई को फोन कॉल्स जा चुकी हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, जो राजनीतिक समीकरण और जो जातिगत समीकरण बिठाएं, तो इनमें से कौन कौन से नामों पर आपको लगता है मुहर लग चुकी है? सुचेता, मुझे लगता है ना कि हम नामों पर जाने की बजाय जो कैबिनेट का जो सिद्धांत है नरेंद्र मोदी की, उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि नाम को लेकर के नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, चाहे वो मुख्यमंत्रियों का चयन हो, कैबिनेट में मंत्रियों का लेना हो, अभी तक हम पत्रकारों के अनेक अनुमान जो है ध्वस्त हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी परंपरागत रूप से राजनीति करने वाले नहीं रहे हैं। उन्होंने बहुत बार चौंकाया है अपने मंत्रिमंडल मुख्यमंत्रियों के चुनाव में।
मूल बात यह है कि इस समय मंत्रिमंडल विस्तार की जो आवश्यकता है, देश की आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता, चुनावी आवश्यकता, उन सबके बीच तालमेल बैठाते हुए किन किन चेहरों को लाते हैं। कुछ बातें तो आप लोगों ने बताई है, टीवी के माध्यम से लोगों को मिल गया है, लेकिन इस समय मुख्य बात यह है कि देश में जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था जो थोड़ी कमजोर हुई है, जो रोजगार से लेके फैक्ट्रियां देश में वो सब थोड़ी धीमी गति से चल रही हैं, साथ ही साथ कोरोना प्रबंधन के कारण जो देश और विदेश में एक मीडिया और बाकी बुद्धिजीवियों को, बड़े वर्ग ने जो भारत को की छवि कलंकित करने की कोशिश की है, उससे देश को उबारने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में जो अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं, उसके कारण जो एक समर्थकों के बीच भी और थोड़े पार्टी के अंदर निराशा है, उन सबको उबार के खड़ा करना है। अवधेश जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। पीएम मोदी सरप्राइजेस देने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए जितने भी कयास कई बार मीडिया भी लगाती है, हम पत्रकार लगाते हैं, वो सब धराशायी हो जाते हैं पीएम मोदी की सोच क्या है उसके सामने। मैं सही कह रही हूँ निधि? बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुचारिता आप, और इसी की नजरें सब टिकी हुई हैं। आज राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे दरबार हॉल पूरी तरह से तैयार है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल